क्या ये गार्बो वाकई रॉजर के बारे में जानती होगी? सफदर ने पूछा। हाँ, तुमने स्कैनन हाउस के इंचार्ज की बात नहीं सुनी थी? उसने बताया था कि रॉजर इस वक्त गार्बो के पास ही था जब उसने क्राइम चैनल पर खबरें सुनी और फिर इस जैक्सन से बात की और इसके बाद उसने बताया कि जैक्सन इस बादाम डायरी के जिम्मे हमारी तलाश का काम डालकर नंबर 2 में चला जाएगा। इसका वाज़ेह मतलब है कि अब ये लोग अंडरग्राउंड हो गए हैं और गार्बो के जिस किस्म के ताल्लुकात रॉजर से हैं उसने गार्बो को जरूर बताया होगा कि वो कहाँ जा रहा है। इमरान ने जवाब देते हुए कहा, लेकिन इतने लंबी गेम खेलने के बजाय बराह रास्त गार्बो के क्लब पर हमला करके उसे वहीं पूछगिछ नहीं की जा सकती थी? जूलिया ने होंठ बेचते हुए कहा, ताकि मादाम डयारी के आदमी फौरन हमारे मुतालिक ग्रैंड मास्टर को हद में इत्तला दे देते और फिर चारों तरफ से हम पर एक बार फिर इसी अंदाज में मुसलसल हमले शुरू कर दिए जाते जिस अंदाज में प्लानिंग उन्होंने एयरपोर्ट पर बनाई थी। हम यहाँ इस वक्त तक महफूज हैं जब तक हमारा किसी को इल्म नहीं हो जाता। इमरान ने संजीदा लहजे में कहा और जूलिया ने इस बात में सर हिला दिया। तुम ठीक कह रही हो, तुम वाकई वहाँ तक सोच लेते हो जहाँ तक हमारा जहन भी नहीं पहुँचता। जूलिया ने तहसीना में लहजे में कहा, सोचने से क्या होता है, मैं तो वहाँ तक भी सोच लेता हूँ जहाँ तक शायद तनवीर ने भी ना सोचा होगा। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा और जूलिया बेइख्तियार मुस्कुरा दी। इस दौरान टाइगर कमरे में आ चुका था और फिर सफदर, तनवीर और टाइगर तीनों ने मिलकर पाइक को कुर्सी से अच्छी तरह बांध दिया। पाइक का चेहरा तकलीफ की शिद्दत से हासा मसा हो चुका था। एक जबड़ा टूटकर लटक गया था और मुंह से किनारे से खून की लकीर बहकर उसके गिरेबान तक चली गई थी। पहले ही इसका जबड़ा तनवीर ने तोड़ दिया है, इसीलिए मजीद तोड़ फोड़ किए बगैर इसे होश में लेकर आओ, इमरान ने कहा और टाइगर ने इस बात में सर हिलाते हुए दोनों हाथों से उसका मुंह और नाक बंद कर दिया। थोड़ी देर बाद पाइक होश में आकर बुरी तरह कराहने लगा। तुमने देखा पाइक कि मेरे जरा से इशारे पर चंद लम्हों में तुम पर क्या बीत चुकी है। इनकी तादाद भी तुमने देख ली है और ये सब इस मामले में एक दूसरे से बढ़कर माहिराना सलाहियतों के मालिक हैं। इसलिए वो पता बता दो जहाँ का इशारा तुमने गार्बो को किया था। इस तरह तुम मजीद टूट फूट से अपने आप को बचा लोगे। इमरान ने संजीदा लहजे में कहा, तुम वादा करो कि गार्बो को कुछ ना कहोगे। पाइक ने कराहते हुए लहजे में कहा, वादा रहा, वैसे भी हम खूबसूरती के कदरदान हैं। इमरान ने जूलिया की तरफ की नखियों से देखते हुए मुस्कुराकर कहा, काउंटी कॉलोनी कोठी नंबर 168B। पाइक ने जवाब देते हुए कहा, फ़ोन नंबर भी बता दो। इमरान ने कहा और पाइक ने एक तवील सांस लेते हुए फ़ोन नंबर बता दिया। तनवीर इसके मुंह में रुमाल ठोंस दो ताकि इसका चेहरा लटका हुआ मतवाजन हो जाए। इमरान ने तनवीर से मुहातिब होकर कहा और खुद उठकर वो फ़ोन की तरफ बढ़ गया। उसने रिसीवर उठाया और फिर तेजी से पाइक के बताए हुए नंबर डायल करने शुरू कर दिए। यस, दूसरी तरफ से एक मर्दाना आवाज़ सुनाई दी। पाइक बोल रहा हूँ, मादाम पहुँच गई हैं यहाँ। इमरान ने पाइक के लहजे में बात करते हुए कहा, ये सर बात कीजिए। दूसरी तरफ से इस बार मोतबाना लहजे में कहा गया, हेलो पाइक, ये तुमने क्या चक्कर चला दिया है? तुम्हें किस तरह मालूम हो गया है कि पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस क्या करने वाली है और वो मुझे क्यों अगवा करेगी? दूसरी तरफ से गार्बो की तेज आवाज़ सुनाई दी, डियर, सूरत हाल इंतहाई खतरनाक है। ये लोग मेरे क्लब आए, उन्होंने मेरे ऐसे दो आदमी को बेकार कर दिया जो लड़ाई भड़ाई में माहिर थे। फिर उन्होंने मुझे बेहोश करके वहाँ से अगवा कर लिया और अपने ठिकाने पर ले आए, लेकिन मुझे इस वक्त होश आ गया और मैंने उनके दरमियान होने वाली बातें सुन ली। उन्हें रॉजर की तलाश है और वो इससे किसी हॉट फील्ड के बारे में पूछना चाहते हैं। इसके साथ उन्हें मेरे और तुम्हारे ताल्लुकात और तुम्हारे क्लब के तमाम इंतजामात का भी इल्म था। चुनाचे मैंने उनका सारा प्लान सुन लिया। वो अपना एक आदमी मेरे रूप में तुम्हारे क्लब भेजकर तुम्हें अगवा कराना चाहते थे। फिर उन्होंने मुझे चेक किया, मैं बेहोश बना रहा तो उन्होंने मेरे हाथ और पैर बांधे और इस जगह से बाहर चले गए। उनकी बातों से मुझे अंदाजा हो गया था कि जहाँ मैं मौजूद था वो टाक से 60-70 किलोमीटर दूर कोई ज़रूरी फार्म है, इसलिए उन्हें जाहिर है तुम तक पहुँचने में 1 घंटा डेढ़ तो ज़रूर लग जाता। उन्होंने मुझे हलाक नहीं किया था, शायद वो मुझे तुम्हारे ट्रैप तक जिंदा रखना चाहते थे। बहरहाल उनके फार्म से निकलते ही मैंने आज़ादी की कोशिशें शुरू कर दी और फिर मैं रस्सियाँ खोलने में कामयाब हो गया। यहाँ फ़ोन नहीं था, इसलिए मुझे मजबूरन दांत में मौजूद खसूसी ट्रांसमीटर इस्तेमाल करना पड़ा ताकि मैं तुम्हें इस खतरे से होशियार कर दूँ। और तुम्हें होशियार करने के बाद मैं बाहर आया तो उनका एक आदमी बाहर मौजूद था। मैंने उसे ख़त्म कर दिया और फिर वहाँ से निकल आया। मैं एक करीबी होटल से फ़ोन पर तुमसे बात कर रहा हूँ। इमरान ने पाइक के लहजे में तेज़ लहजे में बात करते हुए पूरी तफसील बता दी। ओ इंतहाई खतरनाक लोग हैं, लेकिन अब मैं कब तक यहाँ छुपी रहूंगी? दूसरी तरफ से गार्बो ने इंतहाई घबराए हुए लहजे में कहा, ये लोग वाकई मेरे और तुम्हारे तस्वुर से भी ज़्यादा खतरनाक हैं डियर, लेकिन मुझे तुम्हारी सबसे ज़्यादा फिक्र थी। वो फिक्र अब दूर हो गई है, अब मैं उन्हें ट्रेस करके ठिकाने लगा दूंगा। इमरान ने कहा, लेकिन कब तक? गार्बो ने कहा, तुम आखिर इस कदर परेशान क्यों हो रही हो? यहाँ तुम पूरी तरह महफूज हो और मुझे यकीन है कि तुम्हें रॉजर ने अपने खुफिया ठिकाने के बारे में भी ना बताया होगा। मैं तो सिर्फ इसीलिए तुम्हें बचाना चाहता था कि ये लोग इंतहाई जालिम और सफाक हैं। ये तुम्हारे खूबसूरत चेहरे पर तेजाब डालने से भी बाज ना आते। इमरान ने कहा, ओ इस कदर खौफनाक लोग हैं, लेकिन वो रॉजर को क्यों तलाश कर रहे हैं? गार्बो ने इंतहाई परेशान लहजे में कहा, वो इससे हॉटफील्ड के बारे में पूछना चाहते हैं। मैंने उनकी बातें सुनी थी, उनका ख्याल था कि रॉजर हॉटफील्ड के बारे में जानता है। इमरान ने होंठ बेचते हुए कहा, हॉटफील्ड ये क्या चीज़ है? मुझसे तो रॉजर ने कभी इसका जिक्र नहीं किया। गार्बो ने कहा, मुझे खुद इल्म नहीं है, हो सकता है रॉजर वाकई जानता हो। इमरान ने कहा, हो सकता है, लेकिन इस तरह रॉजर कब तक छुपा रहेगा? मुझे उससे बात करनी ही पड़ेगी। गार्बो ने कहा, किस तरह बात करोगी? क्या फ़ोन पर? इमरान ने पूछा, नहीं, वो जहाँ है वहाँ फ़ोन नहीं है। ट्रांसमीटर पर बात करनी होती तो अब तक कर चुकी होती। उसे खबरदार करना होगा, वरना मुझे खतरा लाहक हो गया है।
कि अगर ये रॉजर तक पहुंच गए तो फिर रॉजर से मुझे हमेशा के लिए हाथ धोने पड़ेंगे। गार्बो ने कहा, ट्रांसमीटर पर बात ना करना, ऐसा ना हो कि उन्होंने कोई ट्रांसमीटर चेकिंग मशीन कहीं नस्ब की हो। इस तरह तुम खुद चेक हो सकती हो, और जिस तरह तुम रॉजर से हाथ धोना नहीं चाहती, इस तरह मैं तुमसे हाथ धोना नहीं चाहता। तुम वो जगह मुझे बता दो, मैं खुद जाकर रॉजर को सारी बात बता देता हूँ, मैं उसे पूरी तफसील बता दूंगा। इमरान ने कहा, हाँ ये ठीक है, तुम हो जाओ। उसने जैक्सन से बात करते हुए उसे बताया था कि वो रिलैक्स हाउस में शिफ्ट हो रहा है, और मैं जानती हूँ कि रिलैक्स हाउस जजीरा बेल्जन के मरकजी शहर रोसक के शिमाल में वाक़ झील फार्माकोल के साथ है। वो रॉजर की ज़ाती मलकियत है, रॉजर छुट्टियाँ वहीं गुजारता है। गार्बो ने कहा, ठीक है, मैं वहाँ पहुँच जाता हूँ, तुम बेफिक्र हो। जब तक मेरी या रॉजर की तरफ से तुम्हें कॉल ना मिले, तुमने यहाँ से वापस क्लब नहीं जाना। मैं अपने पूरे सेक्शन को उनके खिलाफ हरकत में ले आऊँगा। इमरान ने कहा, ठीक है, मगर जल्द से जल्द उनका खात्मा कर दो, मैं ज़्यादा देर क्लब से बाहर नहीं रह सकती। गार्बो ने कहा, फिक्र मत करो, सिर्फ चंद घंटों की बात है। ओके, गुड बाय। इमरान ने कहा और रिसीवर रखकर उसने एक तवील सांस लिया। उसके चेहरे पर कामयाबी की मुस्कुराहट नुमाया थी। रॉजर ने मेज पर पड़े हुए ट्रांसमीटर पर फ्रीक्वेंसी एडजस्ट की, फिर एक बटन दबाकर उसने कॉल देनी शुरू कर दी। हेलो हेलो रॉजर कॉलिंग, जैक्सन ओवर। वो मुसलसल कॉल दे रहा था। यस जैक्सन अटेंडिंग यू ओवर। चल लम्हों बाद दूसरी तरफ से जैक्सन की आवाज़ सुनाई दी। जैक्सन, तुमने कोई रिपोर्ट नहीं दी इमरान और उसके साथियों के बारे में, क्या हो रहा है वहाँ? ओवर। रॉजर ने तेज लहजे में कहा, मादाम डयारी का पूरा ग्रुप पूरे टाग में उन्हें इंतहाई सरगर्मी से तलाश कर रहा है, लेकिन अभी तक उनका सुराग नहीं मिल सका। ना जाने ये लोग कहाँ छुप कर बैठ गए हैं। ओवर। जैक्सन ने जवाब दिया, ये कैसे मुमकिन है जैक्सन के इतने सारे अजनबी टाग में मादाम डयारी के आदमियों की नज़रों से छुपे रह सकें? ये लोग तो पाताल से भी खबरें निकाल आते हैं। ओवर। रॉजर ने कहा, इसी बात पर तो मुझे भी हैरत है। बहरहाल वो कब तक छुपे रहेंगे, कभी न कभी तो सामने आएंगे ही। एक बार उनका मामूली सा क्लू भी मिल गया तो फिर उनका हाथ में कोई मसला नहीं रहेगा, मैं उन पर मौत बनकर झपट पड़ूंगा। ओवर। जैक्सन ने इंतहाई बाएतमाद लहजे में कहा, पाइक के सेक्शन को भी तलाश पर लगा देना था। ओवर। रॉजर ने कहा, वो पाइक भी गायब हो चुका है। उसके बारे में यही रिपोर्ट मिली है कि उसके क्लब में 3 आदमी आए थे जो वहाँ अजनबी थे। उन्होंने पाइक के 2 बेहतरीन आदमियों में से एक को हलाक कर दिया और दूसरे को बेबस कर दिया। फिर पाइक उन्हें अपने हमरा लेकर दफ्तर से चला गया। थोड़ी देर बाद पाइक उनके हमरा क्लब से बाहर आया और उनकी कार में बैठकर चला गया। उसने किसी को नहीं बताया कि वो कहाँ जा रहा है। तब से वो भी गायब है। उस कार की तलाश हो रही है, लेकिन कार भी कहीं नजर नहीं आ रही। कार नई थी, उसके रजिस्ट्रेशन पर सिर्फ अप्लाइड फॉर लिखा हुआ था। ओवर। जैक्सन ने तफसील बताते हुए कहा, कहीं ये मुकामी अफराद के रूप में वो इमरान और उसके साथी ना हो और वो पाइक को किसी चक्कर में साथ ले गए हों। ओवर। रॉजर ने तफ्तीश भरे लहजे में कहा, हो सकता है, लेकिन अब तक पाइक की लाश या पाइक को मिल जाना चाहिए था। उन्होंने इसका अचार तो नहीं डालना था। ज़्यादा से ज़्यादा वो इसे तुम्हारे या मेरे मुतालिक ही पूछगिछ कर सकते थे और बस। ओवर। जैक्सन ने जवाब देते हुए कहा, इसी खतरे के पेश नज़र तो मैं रिलैक्स हाउस शिफ्ट हो गया हूँ। बहरहाल तुम उन्हें फ़ौरन तलाश करवाकर उनका खात्मा कर दो, वरना ग्रांड मास्टर का तो सारा धंधा ही चौपट होकर रह जाएगा। हम कब तक छुपे रहेंगे? ओवर। रॉजर ने तेज लहजे में कहा, फिक्र मत करो, वो ज़्यादा देर तक छुपे ना रह सकेंगे। किसी भी लम्हे उनका सुराग मिल सकता है, और एक बार उनका सुराग मिल जाए फिर चाहे आधे टाग को क्यों ना बमों से उड़ाना पड़े, मैं उड़ा दूंगा। ओवर। जैक्सन ने कहा, मुझे साथ साथ रिपोर्ट देते रहना। ओवर एंड ऑल। रॉजर ने कहा और ट्रांसमीटर ऑफ करके वो कुर्सी से उठा और तेज तेज कदम उठाता कमरे से बाहर निकल गया। एक राहदारी से गुजरकर वो एक और कमरे में आया। उसने कमरे का दरवाजा बंद किया और फिर स्विच बोर्ड पर लगा हुआ एक बटन दबाया तो कमरा किसी लिफ्ट की तरह नीचे उतरता चला गया। चंद लम्हों बाद कमरे की हरकत रुकी तो रॉजर ने दरवाज़ा खोला और बाहर मौजूद एक राहदारी में आ गया। राहदारी के अख्ताम पर एक दरवाज़ा था। उसने दरवाजे के हैंडल को महसूस अंदाज में दबाकर उसे खोला और अंदर दाखिल हो गया। ये खासा बड़ा कमरा था जिसकी एक दीवार के साथ एक मुस्ततील शक्ल की मशीन मौजूद थी। इस मशीन के साथ एक स्टूल भी मौजूद था। रॉजर तेज तेज कदम उठाता स्टूल पर जाकर बैठ गया। अब मुझे ब्लैक सेक्शन को हरकत में लाना पड़ेगा, इसके बगैर काम नहीं चल सकता, रॉजर ने बड़बड़ाते हुए कहा और साथ ही मशीन के मुख्तलिफ बटन दबाने शुरू कर दिए। मशीन से जू जू की आवाज़ें निकलने लगीं और इस पर छोटे बड़े कई बल्ब तेजी से जलने बुझने लगे। रॉजर ने एक नाब को घुमाना शुरू कर दिया तो उसके ऊपर मौजूद डायल पर एक सुरफ्रांग की सुई हरकत करने लग गई। जब ये सुई दरमियानी हिस्से पर पहुंची तो रॉजर ने नाब से हाथ हटाया और मशीन के सबसे निचले हिस्से में मौजूद एक सुरफ्रांग के हैंडल को झटका देकर खींच लिया। इस हैंडल के खींचते ही मशीन के दरमियान एक स्क्रीन धमाके से रोशन हो गई। 4 लम्हों तक इस पर आड़ी तिरछी लकीरें दाएं बाएं फैलती और सुकड़ती रहीं। फिर एक बड़े से हॉल का मंजर उभर आया। इस हॉल में दीवारों के साथ बेशुमार मशीनें नस्ब थीं और हॉल में बेहद गहमा गहमी नजर आ रही थी। सफ़ेद कोट पहने दो आदमी हर मशीन के सामने मौजूद थे। दरमियान में मौजूद मशीनों के पीछे बैठे अफराद साफ नजर आ रहे थे। इन मेज़ों पर अजीबोगरीब शक्लों की छोटी बड़ी कई मशीनें मौजूद थी। रॉजर काफ़ी देर तक इस हॉल को देखता रहा। फिर उसने आगे की तरफ झुकते हुए मशीन पर लगे हुए 2 बटन प्रेस किए तो उसने देखा कि स्क्रीन पर नजर आने वाले हॉल के कोने में मौजूद मेज़ के पीछे बैठा हुआ आदमी चौंक कर सीधा हुआ और उसने अपने सामने रखी हुई मशीन का एक बटन प्रेस कर दिया। ग्रैंड मास्टर फ्रॉम टाग। रॉजर ने मशीन के साथ हुक में लटके हुए एक माइक को हाथ में लेकर तेज लहजे में कहा, यस फर्स्ट स्क्रीनिंग डेस्क नाडा अटेंडिंग यू। मशीन से एक भारी और संजीदा सी आवाज़ निकली। टाग एयरपोर्ट के इंटरनेशनल सेक्शन पर आज से 2 रोज़ पहले पाकिस्तान से आने वाली फ्लाइट से 5 पाकिस्तानी मर्द और एक औरत आए हैं। इनमें से एक मर्द का नाम अल इमरान है। इस औरत की शोहरियत पाकिस्तानी हो सकती है लेकिन कौमियत के लिहाज से वो स्विस है। इनको रेंज में लेकर आओ। रॉजर ने तेज लहजे में कहा।
यस दूसरी तरफ से कहा गया और इसके साथ ही उसने मेज के पीछे बैठे हुए आदमी को मशीन के मुख्तलिफ बटन दबाते हुए देखा। काफ़ी देर तक वो मशीन को ऑपरेट करता रहा, फिर सीधा हो गया। मुझे स्क्रीन पर चेक कराओ और मुख्तसर क्वाइफ भी बताओ, रॉजर ने कहा। तो दूसरे लम्हे स्क्रीन पर जमाका हुआ और इसके साथ ही स्क्रीन पर एक एशियाई मर्द का चेहरा नजर आने लगा। इसका नाम अल इमरान है, पासपोर्ट के मुताबिक पेशे के लिहाज से बिजनेसमैन और यहाँ सियाहत के लिए आया है। मशीन से आवाज़ सुनाई दी तो रॉजर ने चौंक कर होर से इमरान के चेहरे को देखना शुरू कर दिया। दूसरी तस्वीर दिखाओ लेकिन सिर्फ नाम बताओ, बाकी तफसीलात रहने दो, रॉजर ने कहा। इसके साथ ही जमाके के साथ इमरान की जगह एक दूसरे एशियाई मर्द की तस्वीर उभर आई। इसका नाम तनवीर है, आवाज़ सुनाई दी। फिर तीसरी तस्वीर उभरी, साथ ही आवाज़ सुनाई दी। इसका नाम सफदर है और फिर तस्वीरें उभरती रहीं और आखिर में जूलियाना फिट्जवाटर का नाम लिया गया। फिर स्क्रीन पर इसी हॉल का मंजर उभर आया। गुड, तुमने दुरुस्त आदमी का इंतखाब किया है। ये सब लोग टाग में मौजूद हैं और यकीनन मेकअप में होंगे। क्या तुम उन्हें टाग में चेक कर सकते हो, रॉजर ने कहा। इसके लिए आपको 10 गुना फीस अदा करनी पड़ेगी क्योंकि पूरे टाग पर मखसूस रेस फैलानी पड़ेंगी। मशीन से आवाज़ सुनाई दी। फीस की फिक्र मत करो, वर्ल्ड ट्रेनिंग सेंटर जो बिल भिजवाएगा वो ग्रांड मास्टर के लिए काबिल कबूल होगा, रॉजर ने तेज लहजे में कहा। ठीक है, 2 घंटों के बाद दोबारा राब्ता करें, आवाज़ सुनाई दी। इसके साथ ही स्क्रीन ऑफ होगी। रॉजर ने हाथ बढ़ाकर मशीन के बटन ऑफ करने शुरू कर दिए। मुझे पहले ही सेंटर की खिदमत हासिल कर लेनी चाहिए थी। हाँ वक्त आया किया, रॉजर ने क्लाई पर बंधी हुई घड़ी देखते हुए कहा और स्टूल से उठकर वापस बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गया। उसके चेहरे पर ऐसा इत्मीनान था जैसे उसे 100% यकीन हो गया हो कि वर्ल्ड स्क्रीनिंग सेंटर इमरान और उसके साथियों का पता ढूंढ निकालेगा और जाहिर है इसके बाद उनकी हलाकत कोई मसला ना रह जाता था। चार्टर तैयारा इंतहाई तेज रफ्तारी से टाग की एयरपोर्ट से उड़कर जजीरा बैदन की तरफ बढ़ा चला जा रहा था। टाग से जजीरा बैदन तक के हवाई सफर में 4 घंटे लग जाते थे, इसलिए उन्हें मालूम था कि जजीरा बैदन पहुंचते पहुंचते उन्हें शाम पड़ जाएगी। हेनरी मैक उनके साथ था, जबकि बाइक को उन्होंने आते वक्त वहीं ख़त्म कर दिया था क्योंकि अब बाइक को साथ रखने से उनके लिए बहुत से मसाइल पैदा हो सकते थे। तैयारा चूँकि चार्टर था इसीलिए तैयारे में उनके अलावा और कोई मुसाफिर नहीं था। हमें जजीरा बैदन के मरकजी शहर रॉसिक से असलहा और जीपें भी हासिल करनी है, इमरान ने साथ बैठे हुए हेनरी मैक से मुखातिब होकर कहा। यहाँ दौलत खर्च करने से हर चीज़ मिल सकती है सवाए ज़िंदगी की, और दौलत हासिल करना मेरे लिए कोई मुश्किल काम नहीं है, हेनरी मैक ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या किसी गेम रूम का रुख करोगे, इमरान ने मुस्कुराते हुए पूछा और हेनरी मैक ने इस बात में सर हिला दिया। नहीं, हमारे पास इतना वक्त नहीं होगा, हमें फौरी एक्शन में आना होगा। ग्रैंड मास्टर खासी बड़ी और बावसाइल तंजीम है, ना जाने ये लोग कैसे रुक गए हैं, वरना अगर ये वाकई मुकाबले पर उतर आते तो हमारे लिए मसला बन जाता, इमरान ने जवाब दिया। तो फिर असलहा और जीपें कैसे हासिल की जाएंगी, हेनरी मैक ने हैरान होकर पूछा। तो मुझे किसी ऐसे आदमी का पता बता दो जिसे ये चीज़ें दौलत देकर खरीदी जा सकती हों, इमरान ने कहा। जजीरा बैज़म में यहूदी अक्सरियत में है और शायद आपको मालूम नहीं है कि जजीरा बैज़म जराइम पेशा अफराद का गढ़ समझा जाता है। टाग और नाडा में स्मगल होने वाला असलहा और मंशियात यहीं से वहाँ पहुँचाए जाते हैं, लेकिन चूँकि मैं पहले वहाँ नहीं गया इसलिए मुझे मालूम नहीं है। हाँ, अगर सिर्फ मालूमात हासिल करनी है तो मालूमात यहीं बैठे भी हासिल की जा सकती हैं, हेनरी मैक ने जवाब देते हुए कहा। वो कैसे, इमरान ने चौंक कर पूछा। मुझे एक्रीमिया फ़ोन करना पड़ेगा, हेनरी मैक ने कहा। ठीक है, कर लो, इमरान ने कहा और हेनरी मैक उठकर कॉकपिट की तरफ बढ़ गया ताकि वहाँ से खसूसी फ़ोन पर बात कर सके। 4 लम्हों बाद वो वापस आया तो उसके हाथ में एक कार्डलेस फ़ोन पीस था। वो वापस आकर इमरान के साथ कुर्सी पर बैठ गया। पायलट टाग एयरपोर्ट के हुकाम से फ़ोन मिलवा रहा है, जैसे फ़ोन मिलेगा वो मुझे कॉशन दे देगा, हेनरी मैक ने कहा। कोई ऐसा लफ्ज़ मुँह से ना निकालना जिससे हमारी शिनाख्त हो सके, इमरान ने कहा और हेनरी मैक ने इस बात में सर हिला दिया। 4 लम्हों बाद फ़ोन पीस पर एक छोटा सा सब्ज रंग का बल्ब जल उठा। इस बात का इशारा था कि राब्ता कायम हो गया है, अब वो कॉल कर सकता है। हेनरी मैक ने जल्दी से बटन प्रेस करने शुरू कर दिए। ये XYZ से बात कराओ, राब्ता कायम होते ही हेनरी मैक ने कहा और इमरान ये मखसूस अंदाज का कोड सुनकर बेइख्तियार मुस्कुरा दिया। होल्ड करें, दूसरी तरफ से कहा गया और 4 लम्हों बाद फ़ोन पीस से एक और आवाज़ उभरी। जैड बोल रहा हूँ, बोलने वाले का लहजा भारी और कदरे राहत के लिए हुए था। हेनरी मैक बोल रहा हूँ, जजीरा बैदन के मरकजी शहर रॉसिक में कोई ऐसी टिप दो जहाँ से मखसूस जीपे और निशानाबाजी का ज़रूरी सामान खरीदा जा सके, हेनरी मैक ने कहा तो इमरान एक बार फिर मुस्कुरा दिया। फीस का क्या होगा, दूसरी तरफ से पूछा गया। पहुँच जाएगी, हेनरी मैक ने स्पॉट लहजे में जवाब देते हुए कहा। नोट करो, रॉबर्ट लैन, जेसिका सुपर स्टोर मालिक बर्गमैन, टिप फाइटसन, कीमत नगर, दूसरी तरफ से कहा गया। ओके थैंक यू, हेनरी मैक ने जवाब देते हुए कहा। इसके साथ उसने फ़ोन ऑफ किया और फिर फ़ोन पीस उठाए। वो दोबारा कॉकपिट की तरफ बढ़ गया। वो फ़ोन पीस वापस करने जा रहा था और फिर 4 घंटों के तवील सफ़र के बाद वो रॉसिक पहुंच गए। इमरान ने 2 टैक्सियां ली और सीधे एयरपोर्ट से रॉबर्ट लैन की तरफ बढ़ गए। जेसिका सुपर स्टोर वाकई सुपर स्टोर था, दुनिया की तकरीबन हर चीज़ वहाँ मौजूद थी। स्टोर का मालिक बर्गमैन एक बूढ़ा और खुश चेहरे वाला यहूदी था। इमरान अपने साथियों को बाहर स्टोर में ही छोड़कर सिर्फ हेनरी मैक के साथ बर्गमैन से मिलने गया था। खसूसी असलहा और एक बड़ी लैंड क्रूजर जीप की डिलीवरी फौरी चाहिए, टिप के लिए वाइटसन। इमरान ने जाते ही बर्गमैन से मुखातिब होकर कहा, कहाँ से आए हो? बर्गमैन ने गौर से इमरान और हेनरी मैक को देखते हुए कहा। इमरान और हेनरी मैक दोनों ही मेकअप में थे और मेकअप के लिहाज से वो नाडा के ही बाशिंदे लगते थे। जस्टिम से इमरान ने खुश्क लहजे में जवाब देते हुए कहा और बर्गमैन इस खिलाफत को जवाब पर बेइख्तियार चौंक पड़ा। सॉरी, मैं ऐसा काम नहीं किया करता। स्टोर में जो असलहा मौजूद है वो तुम खरीद सकते हो और अब जाओ, मेरे पास मजीद वक्त नहीं है। बर्गमैन इमरान के जवाब से ही उखड़ गया था। इमरान ने जेब में हाथ डाला। दूसरे लम्हे उसके हाथ में वही मखसूस बॉक्स था जिससे उसने पाइक और गार्बो के दरमियान होने वाली गुफ्तगू सुनी थी।
इसे जानते हो क्या है? इमरान का लहजा और ज़्यादा खुश्क हो गया। क्या है? सिगरेट केस लगता है। मैंने कहा कि मेरा वक्त ज़ाया मत करो वरना मैं पुलिस को बुला लूँगा। बर्गमैन ने उसीले लहजे में कहा। ये सुपर ब्लास्टिंग चार्जर है। हम जाते वक्त इसे तुम्हारे सुपर स्टोर के किसी भी नामालूम कोने में फेंक जाएंगे। ऐसी जगह कि तुम 10 साल भी तलाश करते रहो तो इसे दरियाफ्त ना कर सकोगे। और हमारे जाने के 10 मिनट बाद ये डिचार्ज हो जाएगा। फिर तुम्हारा ये सुपर स्टोर बम इमारत के तिनकों की तरह बिखर जाएगा। इमरान ने कहा तो बर्गमैन बेख्तियार हंस पड़ा। मेरा स्टोर मुकम्मल तौर पर इंश्योर्ड है मिस्टर, इसीलिए मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और ये धमकियां मुझे मत दो। मैं जानता हूँ कि ये टास्क 3 टाइप ट्रांसमीटर का रिसीवर है, सुपर ब्लास्टिंग चार्जर नहीं है। लेकिन तुमने जिस अंदाज में मुझे धमकाने की कोशिश की है और तुम्हारे पास इस रिसीवर की मौजूदगी का मतलब है कि तुम पुलिस की इंटेलिजेंस के आदमी नहीं हो। इसीलिए बताओ कौन सा असलहा तुम्हें चाहिए, मैं मुहैया कर देता हूँ। बर्गमैन ने मुस्कुराते हुए कहा। गुड, इसका मतलब है कि मेरी चेकिंग दुरुस्त रही। अब मुझे तसल्ली हो गई है कि तुम वाकई हमारा मतलूबा असलहा मुहैया कर सकते हो। बाकी रही तुम्हारी ना देने वाली बात, तो ये कोई मसला नहीं था। मुझे मालूम है कि ऐसा सिर्फ कीमत बढ़ाने के लिए कहा जाता है। इमरान ने भी मुस्कुराते हुए जवाब दिया और बर्गमैन हैरत से इमरान को देखने लगा। गुड, हाथ से ज़हीन आदमी हो। लिस्ट तो बर्गमैन अब पूरी तरह नॉर्मल हो चुका था। इमरान ने मेज़ पर रखा हुआ पैड उठाया और कलमदान से एक बाल पॉइंट निकालकर उसने लिस्ट बनानी शुरू कर दी। लिस्ट बनाकर उसने कागज़ बर्गमैन की तरफ बढ़ा दिया। ओ, ये तो कोई हाथ असलहा नहीं है। मैं समझा कि ना जाने तुम क्या तलब करोगे, बर्गमैन ने हैरत भरे लहजे में कहा। ये भी फर्स्ट चेक है ताकि हमें मालूम हो सके कि तुम्हारा असलहा के वाकई इस काबिल होता है कि इस पर मुकम्मल भरोसा किया जा सके। इमरान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया और बर्गमैन ने इस बात में सर हिला दिया। फिर कलमदान से वही बॉल पॉइंट निकालकर जिससे इमरान ने लिस्ट बनाई थी, हर आइटम के सामने कीमत लिखनी शुरू कर दी। फिर उसने कैलकुलेटर की मदद से उसका टोटल किया और आखिर में उसने 2 आइटम और लिखकर उनकी कीमत भी टोटल में शामिल करके ग्रांड टोटल बनाया और कागज़ वापस इमरान की तरफ बढ़ा दिया। अगर ये कीमतें मंजूर हों तो बात करो। कैश पेमेंट और फौरी डिलीवरी मेरा असूल है, बर्गमैन ने कहा। इमरान ने कीमतें पढ़ी और आखिर में बर्गमैन की तरफ लिखे हुए आइटम और उनकी कीमतें देखकर वो बेख्तियार मुस्कुरा दिया। बर्गमैन ने कागज़ और बॉल पॉइंट की कीमत का इजाफा कर दिया था। इमरान ने वही बॉल पॉइंट उठाया और ग्रांड टोटल के नीचे एक रकम लिखकर उसने इसे ग्रांड टोटल से नफी कर दिया। मेरा ख्याल है अब ठीक रहेगा, इमरान ने कागज़ दोबारा बर्गमैन की तरफ बढ़ाते हुए कहा। सॉरी, 1 शिलिंग भी कम नहीं हो सकता, ये मेरा असूल है, बर्गमैन ने इमरान के हाथ से कागज़ लेते हुए सख्त लहजे में कहा। मगर दूसरे लम्हे वो चौंक पड़ा। ओ, सिर्फ 8 शिलिंग कम किए हैं, क्या मतलब? मैं समझा ना जाने तुमने कितनी राय तलब की है। बर्गमैन के लहजे में हैरत थी। मुझे मालूम है कि तुम सही नस्ल यहूदी हो, इसीलिए तुम 12 शिलिंग इस कागज़ की कीमत जिस पर मैंने लिस्ट बनाई है और 12 शिलिंग इस बॉल पॉइंट की कीमत भी टोटल में शामिल कर दी है, चूँकि इसे मैंने इस्तेमाल किया है। लेकिन असूल के मुताबिक चूँकि इस बॉल पॉइंट की कीमत तुमने टोटल में लगा दी है, इसलिए अब ये मेरी मलकियत हो गया है। और चूँकि तुमने इसे 2 आइटम लिखे हैं, इसीलिए मुझे भी ये हक है कि मैं तुमसे इसके 8 शिलिंग वसूल करूँ, इसलिए मैंने 8 शिलिंग कम कर दिए हैं। इमरान ने मुस्कुराते हुए वजाहत की। हेनरी मैक हैरत से ये सब कुछ होता देख रहा था और इमरान की इस वजाहत पर बर्गमैन बेख्तियार खिलखिलाकर हंस पड़ा। आज पहली बार मुझे अपने से बड़े यहूदी से पाला पड़ा है। वेरी गुड, बर्गमैन ने हंसते हुए कहा। पहली बात तो यह है कि मैं यहूदी नहीं हूँ और दूसरी बात यह है कि 8 शिलिंग मैंने असूल के तहत काटे हैं, इमरान ने जवाब देते हुए कहा। और बर्गमैन बेख्तियार इस बात में सर हिलाने लगा। ठीक है, बहरहाल निकालो कीमत, बर्गमैन ने कहा। सॉरी, कीमत इस वक्त मेरे पास नहीं है, अलबत्ता तुम्हें मिल जाएगी, इस बात की गारंटी दे सकता हूँ, इमरान ने कहा। तो बर्गमैन हैरत से इमरान को देखने लगा। तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? जब मैंने कह दिया है कि मेरा असूल कैश पेमेंट का है तो मैं तुमसे और वो भी कतई अजनबी से उधार कैसे कर सकता हूँ? बर्गमैन का लहजा एक बार फिर सर्द होता चला गया था। बर्गमैन, तुमने कीमतें उधार वाली लिखी हैं, इससे निस्फ कीमत पर यह असलहा मिल सकता है, लेकिन चूँकि हमारे दोस्तों ने तुम्हारी टिप दी थी इसीलिए हम तुमसे पहले लेने आए हैं, वरना यहाँ रौसिक में ये मामूली सा असलहा और एक जीप तो कहीं से भी हासिल की जा सकती है, इमरान ने सर्द लहजे में कहा और कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। आओ मैक, इमरान ने हेनरी मैक की तरफ देखते हुए कहा। तुम तो मेरी तोक़ों से भी कहीं ज़्यादा घाक आदमी हो। बहरहाल कितनी रकम दे रहे हो? बर्गमैन ने कहा।